हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शादी एक इश्क की शुरुआत का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 3 भाग नहीं देखे, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्रीशा को चुप देखकर दक्ष फिर से उससे सवाल पूछता है। वो मैं। प्रीशा हकलाते हुए कहती है, क्या मैं कर रही हूँ? बिहेव तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैंने तुमसे बहुत बड़ा सीक्रेट पूछ लिया हो। दक्ष हंसते हुए कहता है, नहीं वो। प्रीशा के चेहरे का रंग अभी भी उड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी क्या कहे, क्योंकि जहाँ तक उसने दक्ष को जाना था वो काफ़ी सेंसिटिव लड़का था। जब दक्ष को पता चलेगा कि उसने झूठ बोला है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, मत बताओ, कोई बात नहीं। दक्ष सीधा बैठ जाता है। मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। प्रीशा झूठ बोल देती है। मैनेजर? दक्ष उससे मुड़ते हुए सवाल पूछता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर हूँ मैं। ओह, बहुत अच्छा है यार। देखो तुमने अपनी मेहनत से कितना कुछ किया है। गुड। अगर मेरे पापा तुमसे मिलेंगे ना, तो वो तो मुझे ताना दे देकर हालत खराब कर देंगे। दक्ष ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे वो? तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर हो यार। अगर तुमने और मेहनत की तो एक दिन तुम्हारी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। और मैं एक ही, मुझे कंस्ट्रक्शन का भी नहीं समझ आता, और मेरे डैड चाहते हैं मैं उनका बिजनेस संभालूं। ये बातें सुनकर प्रीशा को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने मकसद के लिए ऐसे इंसान का दिल दुखा रही है जो उसकी खुद से ज़्यादा परवाह करता है। प्रीशा इन सब बातों में उलझकर दक्ष से उसके बारे में पूछना भूल जाती है। उन्हें वहाँ बैठे-बैठे काफ़ी देर हो जाती है। सभी पार्क घूमकर वापस आ जाते हैं। सामने से आती हुई आद्या जी की नज़र प्रीशा पर पड़ती है, जो दक्ष की किसी बात पर हंस रही थी। ये देखकर आद्या जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी आकर दक्ष के पास जाने लगते हैं। दोनों सबको देखकर खड़े हो जाते हैं। घूमते-घूमते लगभग 1.5 घंटे बीत चुके थे, इसीलिए सब डिनर करने का प्लान करते हैं। तभी सामने से एक लड़का आता है और जानबूझकर आन्या से टकराते हुए आगे बढ़ जाता है। उसका धक्का इतना तेज होता है कि आन्या गिरते-गिरते बचती है। लेकिन पीछे से आ रहा आर्यन उसे थाम लेता है। आन्या खुद को उसकी बाहों में पाकर असहज हो जाती है। आर्यन उसे संभाल कर खड़ा रहता है और पूछता है, तुम ठीक हो? आन्या छोटा सा जवाब देती है। तब तक दक्ष और बाकी के सब भी आ जाते हैं। आर्यन गुस्से में आगे बढ़कर उस लड़के को खींचकर पकड़ लाता है। माफी मांग साले। आंखें हैं या बटन जो इतना सस्ता रास्ता होते हुए भी लड़की को धक्का देकर निकल गया तू? आन्या उसका हाथ खींचकर, छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? आर्यन गुस्से में, तुम चुप रहो। फिर उस लड़के से माफी मांग। वो लड़का आर्यन को इतने गुस्से में देखकर माफी मांगकर जल्दी से खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। दक्ष आकर उसे समझाता है और गुस्सा ठंडा करता है। सब कुछ शांत होने के बाद सभी पार्क से बाहर निकलने लगते हैं। प्रीशा आद्या जी के साथ धीरे-धीरे बात करती हुई गेट से बाहर निकलने लगती है। उसकी नज़रें नीचे होती है, इसीलिए वो सामने नहीं देख पाती है। तभी सामने से अपनी बेटी पीहू के साथ आ रहा प्रशांत प्रीशा से टकरा जाता है। वो पीहू के साथ बात करने में लगा हुआ था, इसीलिए वो सामने नहीं देख पाता है। प्रीशा मुड़कर कुछ कहने ही जा रही थी कि प्रशांत सॉरी कहकर आगे निकल गया। सालों बाद भी प्रीशा ने एक बार में उसकी आवाज़ पहचान ली। कैसे भूल सकती थी वो उसकी आवाज़ को, वो आवाज़ जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद की थी। प्रीशा एक जगह जम जाती है। अभी कुछ देर पहले वो कितनी खुश थी, लेकिन फिर से उसका अतीत उससे टकरा गया। आद्या जी आगे बढ़ चुकी थी। जब वो प्रीशा को अपने साथ नहीं देखती तो पीछे मुड़कर देखती है, तो वो प्रीशा को एक ही जगह खड़ी देखकर उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खड़ी है? प्रीशा कुछ नहीं कहती। बोलो प्रीशु, क्या हुआ? आद्या जी उसे झिंझोड़कर कहती है। प्रीशा हड़बड़ाकर इधर-उधर देखती है। आद्या जी उसे देखकर घबरा जाती है। वो प्रीशा के चेहरे को गौर से देख रही थी, जो पसीने से भीग चुका था। माँ,
वो माँ यही था, अभी-अभी मुझसे टकराया। प्रीसा उधर-इधर देखकर आध्या जी से कहती है। कुछ देर के लिए वो भी समझ नहीं पाती कि प्रीशा किसके बारे में बोल रही है। फिर उन्हें अचानक से सब कुछ समझ आ जाता है। वो प्रीशा का हाथ पकड़कर, तू क्यों घबरा रही है? प्रीशु, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रीशा खुद को संभालते हुए, मैं जानती हूँ माँ, वो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। अब वक्त बदल चुका है और मैं भी, लेकिन उसे देखकर मुझे मेरे बाबा की याद आ जाती है। ये सुनकर आध्या जी की आंखें भी नम हो जाती है, लेकिन वो प्रीशा के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए वो खुद को संभाल कर, मैं जानती हूँ प्रीशु, लेकिन चल अभी बाहर चल, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। प्रीशा बिना कुछ कहे धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगती है। आध्या जी प्रीशा की मनोस्थिति समझ रही थी, पर वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन मन ही मन गहरी सोच में डूबी होती है। हे शिव जी, सालों बाद मेरी बेटी ने जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए हैं। आपको आज ही का दिन मिला था उस राक्षस से उसका सामना करवाने के लिए। बस अब और नहीं, मेरी प्रीशु की खुशी दे दीजिए उसे। सोचते-सोचते वो बाहर आ जाती है, जहाँ सब उनका इंतजार कर रहे थे। क्या माँ, कितनी देर लगा दी आप सब ने? यहाँ खड़े-खड़े हमारे पैर ही दुखने लगे, आन्या मुँह बनाते हुए कहती है। आध्या जी खुद को नॉर्मल करते हुए, वो प्रीशा धीरे-धीरे चल रही थी, इसीलिए समय लग गया। तुम सब चलो, हम आते हैं। प्रीशा न किसी की तरफ देखती है, न ही कुछ कहती है। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। दक्ष उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वो उदास है, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं कहता है। वो लोग वहाँ से वापस सिविल लाइन रोड पर जाते हैं और डिनर करते हैं। डिनर फिनिश करके सभी वापस घर के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान पीरू शशांक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है। शशांक के लिए पीरू के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। इधर आन्या आर्यन को देखते ही असहज हो जा रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से कई बार टकराई तो दोनों नजरें चुराने लग जाते। घर आकर सभी एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने चले जाते हैं। घर आकर भी प्रीशा बिल्कुल खामोश रहती है, बिना किसी से बात किए धीरे-धीरे चलकर अपने कमरे में चली जाती है। वो चेंज करके अपने बेड पर आती है, लेकिन उसका मन अशांत था। जब उसे काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, तो वो उठकर अपने पेंटिंग वाले कमरे में जाती है। वो कमरे के कोने में जाकर एक अलमारी खोलती है। अलमारी जो कि लकड़ी की बनी हुई पुरानी डिज़ाइन का लग रहा था। वो काँपते हाथों से उसे खोलती है। उसकी आँखें नम हो जाती है, लेकिन वो उन आँसुओं को रोक लेती है, उन्हें बाहर नहीं आने देती है। वो उसमें से एक बॉक्स निकालती है और उसे लेकर कमरे में लगे टेबल पर रख देती है। वो उस पर जमी धूल साफ करती है और उसे खोलती है। सबसे पहले कुछ मेडल्स होते हैं, जिन्हें वो नम आँखों से देखती है। कुछ यादें उसके आँखों के सामने उभर आते हैं, उन्हें वो वहीं टेबल पर रख देती है। इस बार वो उस बॉक्स से एक डायरी निकालती है, उस पर वो हाथ फेरती हुई नीचे रख देती है। सबसे आखिर में वो एक तस्वीर निकालती है, जिसमें प्रीशा और उसके साथ एक आदमी खड़ा था। उस तस्वीर को देखकर उसकी आँखों से आँसू छलक जाते हैं, जो उस तस्वीर पर जाकर गिर जाते हैं। उस तस्वीर को साफ कर प्रीशा जी भर के उसे देखती है और सिसकते हुए बाबा, और फिर उस तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़ती हैं। सब कहते हैं कि आपकी मौत नेचुरल थी बाबा, लेकिन कोई नहीं जानता आपकी मौत क्यों और किस वजह से हुई थी। सबको ये लगता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन मैं जानती हूँ वो हार्ट अटैक नहीं था। इट वाज ए मर्डर। प्रीशा अपने बाबा की तस्वीर को देखते हुए, जिस इंसान की वजह से आपकी मौत हुई वो खुशियाँ मना रहा है, लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की है। उसकी वजह से हमारा परिवार टूट गया, आप मुझे छोड़ गए बाबा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो तड़पेगा, लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। प्रीशा न जाने कब तक बैठी तस्वीर को सीने से लगाए सिसकती रही। जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने अपने आंसू पोंछे और सबसे आखिर में वो एक थैली निकालती है। प्रीशा उन्हें खोलकर गौर से देखती है। इसमें कुछ गहने थे जो उसके बाबा ने बनवाए थे उसकी शादी के लिए। वो उन सबको वापस से बॉक्स में बंद करके रख देती है। अब उसका मन थोड़ा बहुत शांत था।
दक्ष अपने कमरे में बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था। बाकी सब सो चुके थे। काफ़ी देर तक नींद नहीं आती तो वो उठकर बालकनी में चला जाता है। सामने प्रीशा की खिड़की खुली थी। दक्ष सामने देखकर एक ठंडी आह भरता है। इधर प्रीशा भी कमरे से निकलकर अपनी खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। आज चाँद नहीं निकला था, सिर्फ तारे टिमटिमा रहे थे। प्रीशा मन ही मन, आज मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा आई हूँ, क्या हो जाता मुझे उसके सामने। ऐसे तो मैं सबके सामने कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके सामने खुद की बनाए दायरों को ही खुद ही तोड़ने लगती हूँ। उसकी बातें सीधा दिमाग में खटकने लगती हैं, मैं जैसे उसकी बातों में अटकने लगी हूँ। नहीं, मैं उसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकती। क्या हो गया था मुझे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, मैं भटक रही हूँ। आज के बाद मैं उससे नहीं मिलूँगी, ना ही सामने आऊँगी। इतना कहकर वो सर झटक कर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने दक्ष पर पड़ती है, जो न जाने कब से उसे देख रहा था। दक्ष जब उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाता है तो हाथ हिलाकर हाय करता है, लेकिन प्रीशा बिना कुछ जवाब दिए खिड़की बंद करके सोने चली जाती है। दक्ष को उसका ये बदला व्यवहार समझ नहीं आता है। इसे क्या हो गया? शाम तक तो ठीक थी, कल सुबह पूछ लूँगा। वो भी सर झटक कर सोने चला जाता है। बेड पर आने के बाद भी उसके दिल और दिमाग में प्रीशा ही घूमती रहती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद उसे नींद अपने आगोश में ले लेती है। अगली सुबह प्रीशा हमेशा की तरह कमरे में जागती है, लेकिन जॉगिंग पर नहीं जाती है। वो कमरे में ही इधर-उधर चहलकदमी करती रहती थी। कुछ देर बाद वो किसी को फ़ोन मिलाती है। कुछ रिंग के बाद उधर से फ़ोन रिसीव हो जाता है। हाँ दीदी बोलिए, उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है। कैसी हो रीवा? प्रीशा उदासी से बोलती है। मैं ठीक ही हूँ दीदी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं। आप ऐसे उदास ना हो दीदी, सब कुछ ठीक चल रहा है। बस यूँ समझिए कि जो आपने सोचा था बस वही होने वाला है। रीवा प्रीशा को समझाते हुए बोलती है। जानती हूँ, लेकिन कभी-कभी बहुत बुरा लगता है कि मैंने अपने मतलब के लिए तुम्हें मोहरा बनाया, जबकि तुम कुछ भी तो नहीं जानती हो। प्रीशा ने दुःख भरे स्वर में कहा। कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आज आपकी वजह से मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। हाँ, अफ़सोस होता है कि एक ही शहर में होते हुए मैं आपसे मिल नहीं सकती। आप मेरी बड़ी बहन हो सिर्फ़ कहने के लिए। नहीं, सच में हो आप, आपके लिए कुछ करूँ ये मेरी खुशनसीबी है। समझिए आप अब आगे से कभी ऐसा मत बोलिएगा, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। रीवा ने लगभग उसे डाँटते हुए कहा। प्रीशा हँसकर, हाँ बस अब समझ गई है कि तुझसे नहीं जीत सकती मैं, माफ़ कर मुझे। रीवा चहक कर, ये हुई ना बात, अब काम की बात सुनिए। अभी कुछ दिन पहले उसकी बीवी आई थी ऑफिस, काफ़ी गुस्से में थी। उसे चेतावनी दी है उसने, अब वो किसी भी हद तक जाकर हाईवे वाला टेंडर लेने की कोशिश करेगा। प्रीशा उससे इधर-उधर की बातें करके फिर फ़ोन रख देती है। थोड़ी ही देर में वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। दक्ष को रात में देर से सोने की वजह से सुबह नींद देरी से खुलती है। वो लोग नाश्ता करते हैं, आज घूमने का प्लान टाल देते हैं। इसीलिए सब आराम से नाश्ता करके अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं। दक्ष कमरे में आकर सुनैना जी को फ़ोन लगाता है, उनसे कुछ इधर-उधर की बातें करके कॉल रख देता है। कुछ समय बाद आर्यन उसके पास आता है। क्या हुआ, उदास क्यों हैं? आर्यन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। दक्ष इधर-उधर देखते हुए बोला। बात क्या है? आर्यन उसके सामने आकर कहता है। कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ओह! साले ऐसे नखरे टाइप की बातें लड़कियाँ करती है। चल अब अंदर, अभी इतनी भी ठंड नहीं है कि तू इस दोपहर में धूप सेक के खड़ा हो सके। आर्यन उसे खींचकर अंदर ले जाता है। इधर प्रीशा ऑफिस में बैठी-बैठी काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो चेयर पर आँखें बंद करके सिर टिकाकर लेट जाती है। वो ऐसे ही आँखें बंद किए हुए बेल बजाती है। थोड़ी देर बाद पियून उसके केबिन में होता है। जी मैम। एक चाय, प्रीशा आंखें बंद किए हुए बोलती है। पियून ओके कहकर चला जाता है। थोड़ी देर में पियून उसके केबिन में चाय रखकर चला जाता है। प्रीशा चाय का कप लेकर खिड़की के पास आ जाती है।
भागती गाड़ियाँ और लोगों को देखते हुए पता नहीं कितने ख़्याल उसके मन में उभरने लगते हैं। चाय पीने के बाद उसे काफ़ी बेहतर लगता है। वो वापस चेयर पर बैठकर रोहित को कॉल लगाती है। रोहित कॉल उठाकर, अच्छा हुआ मैम आपने कॉल कर लिया, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। एक बड़ी खबर है। बोलो। खबर ये है कि मैंने आज सुबह मेहरा कंस्ट्रक्शन के मैनेजर को टेंडर ऑफिस के बाहर देखा था। उसने अभी से ही अपना खेल शुरू कर दिया है। प्रीशा सोचते हुए, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। डोंट वरी मैम, मैं हैंडल कर लूंगा। इतना कहकर रोहित कॉल कट कर देता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और प्रीशा भी घर चली जाती है। फ्रेश होकर थोड़ी देर के लिए नीचे आती है और डिनर करके सबसे थोड़ी बहुत बातें करती है, फिर ऊपर सोने चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही 5 दिन और बीत जाते हैं। इन दिनों में दक्ष प्रीशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीशा वक्त से पहले ऑफिस चली जाती है और अगर दक्ष से सामना भी हो रहा था तो काम का बहाना करके बाहर निकल जाती है। दक्ष उसके बदले हुए व्यवहार से बहुत परेशान था। उधर प्रशांत हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ था कि उसे ये हाईवे का टेंडर मिल जाए। आखिर हो भी क्यों ना, पूरे 500 करोड़ का टेंडर है। उसकी सारी प्रॉब्लम एक झटके में खत्म हो जाएगी इस टेंडर के मिलने से। वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करके बस उसे हासिल करना चाहता था। देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत गया। प्रीशा ने दक्ष से दोस्ती तो कर ली, लेकिन उसे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लगता था कि दक्ष उसके मकसद के बीच में आ रहा है, वो भटक रही है। उसने दक्ष को इग्नोर करके पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर लिया था। उधर दक्ष ने सोच लिया था कि आज वो प्रीशा से बात करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कई बार सुबह-सुबह मंदिर भी गया, लेकिन प्रीशा नहीं आती थी, इसीलिए वो बस किसी भी तरह आज प्रीशा से बात करना चाह रहा था। सुबह होते ही प्रीशा उठी और अपने कमरे में बने बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। इधर दक्ष बहुत परेशान था। वो किसी भी तरह प्रीशा से बात करना ही चाहता था, लेकिन कैसे? काफ़ी सोचने के बाद दक्ष उसके घर चला गया। डोरबेल बजाने पर घर की मेड ने डोर खोला। उसने सबके बारे में पूछा तो पता चला आद्या जी मंदिर गई है और बाकी दोनों सो रहे हैं। उसके लिए और भी आसान हो गया प्रीशा से मिलना। आंटी होती तो पता नहीं क्या सोचती। मेड उसे बिठाकर चली गई। मेड के जाने के बाद वो सीधा ऊपर भागा और प्रीशा के कमरे में घुस गया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई तो वो समझ गया प्रीशा अंदर है। वो वहीं सोफे पर बैठ गया और प्रीशा का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में प्रीशा अंदर आ गई। दक्ष ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने ढीला-ढाला ट्रैकसूट पहना था। सुबह-सुबह की अलसाई आँखें, चेहरे पर पानी की बूंदें और पानी की वजह से उसके बाल चेहरे पर इधर-उधर चिपक गए थे। दक्ष को इस वक्त वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नज़र आ रही थी। प्रीशा ने जब दक्ष को बैठे देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। वो सीधा चलकर दक्ष के पास आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रीशा लगभग नाराज होते हुए कहती है। क्यों नहीं आ सकता? दोस्त हो तुम्हारा। दक्ष अपने ख्यालों से बाहर आकर जवाब देता है। देखो दक्ष प्लीज अभी चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, बहुत काम है मुझे। इतना बोलकर प्रीशा मुड़ जाती है। दक्ष उसका हाथ पकड़कर अपने करीब लाता है। क्यों बात नहीं करनी? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, जब से दोस्ती की है बात तक नहीं कर रही हो। तुम्हें अंदाजा है मैं किस कदर परेशान हूँ इस बात से। बताओ क्या बात है, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? प्रीशा को दक्ष की आंखों में अपनी परवाह साफ नजर आ रही थी। उसे बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो दक्ष से दूर रहना चाहती थी। प्रीशा अपना हाथ छुड़ाकर, क्या बदतमीजी है ये? आइंदा से मुझे मेरी इजाजत के बगैर छुआ तो मैं वो करूंगी जो तुमने सोचा नहीं था। और थोड़ी सी बात क्या कर ली, तुम तो सिर पर चढ़ गए हो। बात सुनो, दूर रहो मुझसे। दक्ष हैरानी से प्रीशा को देख रहा था। वो बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकलकर फ्लैट पर चला जाता है। क्या सोचकर आया था, क्या हो गया? प्रीशा तो बात ही नहीं करना चाहती। आखिर क्यों? जब उसका मन फ्लैट पर नहीं लगता तो वो सब बहाने बनाकर बाजार चला जाता है। काफी देर तक यूं ही बाजार में घूमता रहता है। जब कुछ समझ नहीं आता तो वापस फ्लैट पर चला आता है। तब तक सब घूमने के लिए निकल चुके थे। दक्ष मन ही मन कहा, मैं यहाँ घूमने और मस्ती करने आया था
और यहाँ आकर दुनिया बदल गई मेरी। इस एक तरफ़ा एहसास से मेरे दिल को क्या मिलेगा नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता हूँ उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका लहज़ा तीर के जैसे दिल में चुभता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ? कुछ तो होगा जो उसे मुझसे जोड़ेगा। क्या करूँ मैं? कैसे उसे वापस ज़िंदगी की तरफ लाऊँ? अब तो उसके बिना जीना भी फीका लगता है। वो बेड पर लेट जाता है और यूँ ही सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। देर शाम तक सब घूमकर वापस आ जाते हैं तो दक्ष अभी भी सो रहा होता है। प्रीशा भी काम खत्म करके वापस आ जाती है। अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है, फिर लैपटॉप पर ज़रूरी काम करने लगती है। उसके लिए ये हाईवे का टेंडर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बस एक और कदम और उसका मकसद पूरा होने वाला था। दक्ष सबके शोर से जग जाता है, हाथ-मुँह धोकर फ्रेश होता है और सबसे फ्रेश होने का कहकर बाहर चलने को कहता है। सभी पहले से बहुत थके हुए थे, इसीलिए जाने से मना कर देते हैं। दक्ष आद्या जी को फ़ोन करके उनके घर चला जाता है। आन्या भी घर पर ही थी। दक्ष आद्या जी से बातें करता रहता है, लेकिन उसका ध्यान बार-बार सीढ़ियों पर चला जा रहा था। वो भी ये बात नोटिस कर रही थी। क्या बात है दक्ष? परेशान लग रहे हो? आद्या जी उसके चेहरे को देखते हुए पूछती है। नहीं आंटी, बस अभी सोकर जगा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा सर दर्द है और कोई बात नहीं है। दक्ष जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है। आद्या जी समझ जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। फिर कुछ सोचकर, अच्छा सुनो, मुझे बाजार से कुछ सामान चाहिए, तो चला जाएगा क्या? वो क्या है ना, आज बहुत थकावट हो गई है तो मन नहीं कर रहा जाने का। दक्ष संकोच करते हुए, मैं आंटी, ठीक है, नहीं जाना चाहता तो मत जा, मैं चली जाती हूँ। आज वो सर्वेंट भी छुट्टी पर है, नहीं तो नहीं कहती। आद्या जी खड़े होते हुए कहती है। दक्ष उन्हें बैठाकर, नहीं आंटी, ऐसे मत कहिए, वो मैं यहाँ के बारे में इसीलिए जानता नहीं ना ज़्यादा, इसीलिए बोल रहा था। आप बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। हाँ, ये बात तो तू सही कह रहा है, रुक मैं करती हूँ कुछ, आद्या जी सोचते हुए। फिर मेड से कहकर प्रीशा को बुलवाती है। प्रीशा नीचे आ जाती है। इस वक्त उसने व्हाइट रंग का अनारकली चूड़ीदार सूट पहन रखा था। कोई भी मेकअप नहीं, फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो एक नज़र दक्ष को देखती है, फिर उसे इग्नोर करके आद्या जी के पास चली जाती है। आपने बुलाया माँ? हाँ प्रीशु, वो दक्ष को बाजार जाना है और वो अकेले कैसे जाएगा, इसीलिए तू चली जा उसके साथ, मैं आन्या को भेज देती हूँ, लेकिन उसे कुछ ज़रूरी असाइनमेंट पूरे करने हैं, इसीलिए वो नहीं जा पाएगा। आद्या जी दक्ष और आन्या को देखते हुए कहती है। दक्ष और आन्या दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं कि आखिर ये झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन वो चुप रहते हैं। प्रीशा पहले तो ना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। दक्ष उसके साथ मार्केट निकल जाता है। उसके जाते ही आन्या अपनी माँ के सामने आती है। आपने झूठ क्यों बोला माँ? तो क्या करती, तू जानती है ना अपनी बहन को वो नहीं चाहती। आद्या जी सोफे पर बैठते हुए कहती है। मतलब मैं सही सोच रही हूँ, आन्या उन्हें गौर से देखते हुए कहती है। आद्या जी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। आन्या मुस्कुराकर, इसका मतलब मैं सही हूँ माँ, दक्ष भाई बहुत अच्छे हैं, बस दीदी मान जाए। उस हादसे ने दीदी को तोड़ दिया, नहीं तो हमारी दीदी तो दूसरों को जीना सिखाती, आज खुद ही जीना भूल गई। आद्या जी की आंखें नम हो जाती है। उनका रूंधे गले से, बहुत तकलीफें सह ली मेरी बच्ची ने, लेकिन अब नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाकर रहूँगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करूँगी। आन्या आकर आद्या जी के गले लगा लेती है। दक्ष और प्रीशा पैदल ही मार्केट निकल जाते हैं। रास्ते भर दोनों खामोश रहते हैं। दक्ष बात तो करना चाहता था, लेकिन क्या बोले ये समझ नहीं आ रहा था। वो लोग आद्या जी के बताए अनुसार सारा सामान ले लेते हैं। दक्ष उससे बात करना चाहता था, इसीलिए उसने ही शुरुआत की। सुनो। प्रीशा बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखती है। मुझे चाय पीनी है, वो क्या है ना, सिर दर्द है बहुत। दक्ष उसकी तरफ देखते हुए कहता है। प्रीशा बस ठीक है कहकर चाय की दुकान पर चली जाती है। दक्ष खामोशी को तोड़ते हुए, मैंने सुना है यहाँ की तंदूरी चाय बहुत फेमस है, तुमने पी होगी ना? प्रीशा सामने देखते हुए, हाँ बहुत बार, कॉलेज के दिनों में मैं कई बार यहाँ चाय पीने आया करती थी।
दक्ष को अच्छा लगता है, कम से कम इसने जवाब तो दिया। एक बात पूछूं प्रीशा? हाँ पूछो। प्रीशा उसकी तरफ देखे बिना बोलती है। तुमने मुझसे दोस्ती की थी ना, तुम्हें दोस्ती के मायने पता है? प्रीशा उसकी बात पर अपनी नजरें घुमाकर उसे देखने लगती है। मतलब क्या है तुम्हारा? दक्ष उसकी आंखों में देखकर, जानती हो दोस्ती बस एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ता है। वक्त आने पर अपने दोस्त की खुशी के लिए उसी से लड़ना पड़ता है। प्रीशा नजरें चुराते हुए, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो इसीलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और खुद ही मुकर भी गई। तक उसे देखते हुए कहता है। प्रीशा दक्ष को देखकर अपनी नजरें घुमा लेती है। ये दोस्ती के मायने मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे चेहरे भी देखे हैं जो कहने को साथ होते हैं और वक्त पड़ने पर वो दुनिया की भीड़ में आपको छोड़ देते हैं और फिर दुनिया की तरह बन जाते हैं। अब डर लगता है कि कहीं फिर से कोई दोस्ती के नाम पर छल न कर दे। दक्ष कुछ कहता उससे पहले ही उनकी चाय आ जाती है। चाय सच में बहुत लाजवाब थी। प्रीशा भी बिना कुछ कहे चाय पीने लगती है। उन दोनों के दिमाग में बहुत से ख्याल थे जो वो एक दूसरे से छुपा रहे थे। प्रीशा अपने मकसद के कारण दूर होना चाहती थी, तो वहीं दक्ष अपने दिल से बेबस होकर प्रीशा को अपना बनाना चाहता था। दोनों के दो अलग-अलग ख्याल थे, देखना ये था कि किसकी ख्वाहिश पूरी होगी। चाय खत्म होने के बाद प्रीशा दक्ष को घर चलने को कहती है। दक्ष अभी जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो मन मारकर उसके साथ चलने लगता है। प्रीशा अब भी खामोश थी। दक्ष अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, जानती हो प्रीशा, मैं 10 साल का था जब मेरी माँ गुजरी थी। प्रीशा असमझ भाव लिए दक्ष को देख रही थी। ये आखिर मुझे क्यों बता रहा है? दक्ष उसे देखकर धीरे से हंस देता है। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, समझ जाओगी। दक्ष बोलना जारी रखता है, जानती हो मैं अपनी मम्मा से बहुत जुड़ा हुआ था और मैं भी मम्मा की जान था। सोते जागते बस पहले मम्मा दिखनी चाहिए मुझे। मैं उस वक्त स्कूल में था जब मेरी मम्मा की डेथ हुई थी। मम्मा सीढ़ियों से फिसल गई थी और जब मैं घर पहुंचा तो देखा घर में काफी भीड़ थी। इधर-उधर लोग जमा थे। सबके चेहरे पर दुख के भाव थे। मैं छोटा था, लेकिन मुझे किसी अनहोनी की आशंका हुई तो मैं दौड़कर अंदर गया। ये कहते-कहते दक्ष का गला रुंध गया। प्रीशा की भी आंखें नम हो चली थी। दक्ष फिर भी बोलना कंटिन्यू करता है। मैं न दौड़कर वहाँ गया जहाँ मम्मा को रखा गया था। किसी को भी कोई होश नहीं था। मैं बस एक ही रट लगाए हुए था, मम्मा उठ जाओ ना। डैड भी वहीं थे। मैं उनके पास गया और बोला, पापा मम्मा को बोलिए ना उठ जाए। डैड ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे सीने से लगा लिया। कुछ समय बाद माँ का अंतिम संस्कार किया गया। मैं इतना समझ चुका था कि मेरी माँ वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं सदमे में जा चुका था। मैं बिना कुछ कहे घर से बाहर मम्मा को ढूँढने निकल जाता और फिर घर से लोग मुझे ढूँढते हुए आते और मैं घर जाता था। डैड मेरी ये हालत देखकर परेशान रहने लगे। इतना बोलकर दक्ष चुप हो जाता है। प्रीशा नजरें उठाकर उसे देखती है जैसे पूछ रही हो, फिर? दक्ष उसे देखकर, क्या हम कुछ देर बैठ सकते हैं? प्रीशा सिर हिलाकर मंजूरी दे देती है। वो दोनों वहीं रोड साइड बने बेंच पर बैठ जाते हैं। शाम का समय था, हल्का अंधेरा हो चुका था। कहीं-कहीं लाइटें जल चुकी थी, कहीं जलना बाकी था। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी, इसीलिए दोनों ने पतले-पतले ब्लेजर डाले हुए थे, जिससे उन्हें राहत मिल रही थी। रोड पर भागती गाड़ियां, जगमगाते लाइट, कुल मिलाकर इस समय प्रयागराज बहुत खूबसूरत लग रहा था। दक्ष बोलना शुरू करता है, डैड बहुत परेशान हो चुके थे। उनके काम में भी नुकसान हो रहा था, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे नींद के इंजेक्शन देकर सुलाया जाता था। मैं नींद में ही बस मम्मा मम्मा करता रहता था। दक्ष की आंखों के आंसू अब उसके गालों पर लुढ़क आए थे। वो उन्हें पोंछ लेता है। बड़ों की सलाह के बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली, जो बहुत सादगी से हुई। तब तक मैं 11 का हो चुका था और समझ भी पहले से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मैं नई माँ आने से बहुत गुस्से में था। मुझे लगता था वो मेरी माँ की जगह ले लेगी। शुरू-शुरू में मैं उनसे बात तक नहीं करता था। हर रोज़ मैंने उनसे बहुत बदतमीज़ी से बात की और मेरे डैड ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं उनसे और चिढ़ने लगा। इतना कहकर दक्ष ने लंबी सांस ली।
प्रीशा नज़रें झुकाए उसकी बातों को सोच रही थी। अब शायद धीरे-धीरे उसकी दक्ष की बात कहने का मतलब नज़र आ रहा था। दक्ष आगे बोलता है, मम्मा को आए 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन मैं मम्मा से सीधे मुँह बात तक नहीं करता था। एक दिन की बात है, हम तीनों मार्केट गए थे। मैं मम्मा डैड से पूछे बिना बगैर रोड क्रॉस करने लगा। मैंने देखा नहीं कि उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी, लेकिन मम्मा ने उसे देख लिया। इससे पहले कि वो मुझे टक्कर मारती, मम्मा ने मुझे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन ऐसा करने में उन्हें खुद चोट आई। मैं कुछ वक्त तक न समझ की स्थिति में था कि ये क्या हुआ। जब होश आया तो दौड़कर मम्मा के पास गया। चोट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्हें इस हालत में भी मेरी ही चिंता थी। उस वक्त मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे नज़रें मिलाने की, लेकिन वो माँ थी ना, भले ही मुझे जन्म ना दिया था, लेकिन मेरी भावनाओं को समझती थी। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। प्रीशा खामोश से दक्ष की बातें सुन रही थी। मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बता रहा अपना दर्द बाँट सकूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में हर लोग हमेशा साथ नहीं रहते हैं। कुछ वक़्त से पहले साथ छोड़ जाते हैं और कुछ अपने मतलब से। जानती हो हमारी दुनिया में 2 लोग होते हैं, एक वो जो हमारी दुनिया में होते हैं, एक वो जो दुनिया की तरह होते हैं। साथ छोड़कर दोनों को जाना है, तो किसके लिए आँसू बहाएँ? एक के लिए बहाएँगे तो वो जहाँ भी होगा हमें रोता देखकर तकलीफ में होगा, और दूसरे के लिए तो आँसू बहाना भी फ़िज़ूल है। मैं नहीं जानता तुम क्यों ऐसी हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? यकीन से तुम्हारा यकीन टूट गया, लेकिन सबको एक जैसा मत समझो। मैंने अपनी माँ को गलत समझा, लेकिन वक़्त रहते मुझे समझ आ गया। आज देखो मेरी मम्मा बस एक आवाज़ से पहचान लेती है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, लेकिन सबको वो मौका नहीं मिलता। लोगों को एक नज़रिए से देखना बंद करो और ज़िंदगी जीने की कोशिश करो और खुशियों को अपनी ज़िंदगी में आने दो। देखना ज़िंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। दक्ष सामने देखते हुए कहता है। प्रीशा दक्ष को बोलते हुए देख रही थी। कभी-कभी किसी के जाने से ज़िंदगी तो रहती है, लेकिन सिर्फ़ नाम की, क्योंकि उस एक शख़्स के बिना हर खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं। प्रीशा नज़रें फेर कर कहती है, मैं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे नसीब में कुछ बेहतर लिखा हो, इसीलिए तुमसे वो छीन लिया गया है जो तुम्हें चाहिए हो। दक्ष प्रीशा की आँखों में देखकर कहता है, फिर उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। प्रीशा उसे एकटक देखती है और दक्ष सामने देखकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर, इसीलिए आगे बढ़ने से डरती हो, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज से अभी से तुम्हें जब भी किसी दोस्त की ज़रूरत महसूस होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हर हाल में, हर कीमत पर। तुम दोस्ती नहीं निभाना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कभी अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हारा भी नहीं छोड़ूँगा, चाहे तुम सख्त बनो या पत्थर दिल। दक्ष की बातों की सच्चाई उसकी आँखों में नज़र आ रही थी। और ये प्रीशा भी बिल्कुल साफ देख रही थी। उसकी बातों में प्रीशा को थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून पहुँचा दिया था। वो भी अपने हाथों से दक्ष का हाथ नहीं छुड़ाती है, बल्कि उसी तरह सामने देखती रहती है। थोड़ी देर बाद दक्ष घर चलने को कहता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, रास्ते में छोटा-सा पत्थर होने के कारण दक्ष के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरता है इससे पहले ही प्रीशा उसके हाथों को थाम लेती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं कोशिश करूँगी दक्ष कि तुम्हें निराश न कर सकूँ और वक़्त आने पर तुम्हें लड़खड़ाने से बचा सकूँ। दक्ष मुस्कुराते हुए सीधा खड़ा हो जाता है और दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर के पास आकर प्रीशा अपने घर जाने लगती है और दक्ष अपने फ्लैट पर। तभी प्रीशा दक्ष को आवाज़ देती है, दक्ष। दक्ष मुड़कर उसे देखता है। कल शाम में फ्री हो तुम? हाँ, क्यों? कल शाम में यहीं मिलना 7 बजे तक। कल हम कहीं चलेंगे। दक्ष मुस्कुराकर ओके कहता है और दोनों अपने-अपने घरों में चले जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? इन दोनों की दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन प्रीशा के साथ उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि वो किसी भी लड़के पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।